अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नोवास पॉडकास्ट। मैं हूं नासिहा सरदार और आज हमारे साथ मौजूद है मुसब उमर, जिन्होंने CSS 2022 में पंजाबी में 79 स्कोर किया और PMS पंजाब में 145 स्कोर किया। तो उनको बुलाने का बेसिकली मकसद यही था कि जैसे सुनने में आया है कि रीजनल लैंग्वेजेस एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते हैं ड्यू टू द वेरी फैक्ट कि वो हाई स्कोरिंग होते हैं। तो आज हम मुसब से पूछेंगे कि उन्होंने पंजाबी में इतना ज़्यादा स्कोर कैसे किया, कैसे उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया, कैसे रिवाइज़ किया, कैसे नोट्स बनाए और कितना उसको टाइम दिया। तो आइए और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे। थैंक यू। ऑल राइट मुसब, सबसे पहले कन्वर्सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आपके बैकग्राउंड से। तो थोड़ा सा हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड जी, के जी। बारे में। बेसिकली मैं सरगोदा से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरी इनिशियल जो सारी एजुकेशन है वो वहीं से है। ओके। मैट्रिक और एफएससी। तो उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है बायोटेक्नोलॉजी में है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। तो ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मुझे ये था कि मैंने सीएसएस करना है और शौक़ भी था। और मेरी थ्रू आउट एकेडमिक कैरियर में मुझे ये शौक़ था स्पीचेस का, स्टेज पे जाके बोलने का। और सिर्फ ये शौक़ नहीं था बल्कि मैंने डिफरेंट कंपटीशंस में हिस्सा लिया। यूथ फेस्टिवल, पंजाब यूथ फेस्टिवल होता था उस दौर में। ओके। तो मैट्रिक्स में मेरी पोजीशंस थी उसमें, डिबेट में थर्ड पोजीशन, तहसील और डिवीज़न लेवल पर काफ़ी। उसके बाद फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ पे मैंने अपनी डिफरेंट एक्सपीरियंस जो एक्सप्लोर किए, जिसमें मैं उसमें डिबेटिंग सोसाइटी का मेंबर रहा और मैंने ऑल पाकिस्तान कंपटीशन विन किया। ऑलराइट। और इसके अलावा ऑल पंजाब कंपटीशन था वो विन किया। फिर नेशनल सॉन्ग्स कंपटीशन में गया ओह नाइस। वहाँ पे। नाइस। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी में कुछ सोसाइटीज़ थी, एडवेंचर क्लब और इस तरह के। तो वहाँ पे हम एडवेंचर करते थे, यानी कि अरेंजमेंट करते थे, जिस तरह कोई टूर लेके जाना या रेस्क्यू की हमने वर्कशॉप करवाई थी। तो इस तरह की थ्रू आउट माई एकेडमिक कैरियर में मुझे ये शौक़ रहा। उसके बाद मैं फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, वो FM 98.2 था ओके। सरगोदा में। तो वहाँ पे मैं होस्ट करता रहा प्रोग्राम्स को, तो वो एक अच्छा एक्सपोजर था। तो उसके बाद CSS की तरफ आए, इस्लामाबाद नोवा में आना फर्स्ट प्रायोरिटी थी शुरू से ही। तो फिर यहाँ पे आए, टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पे फिर तैयारी की। तो बाकी रिजल्ट्स आपके सामने। ऑलराइट, तो इसका मतलब आप काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर जी, जी। एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे स्कूल के टाइम जी, से, जी, फिर बिल्कुल। कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में आप उस चीज़ को। जी, जी, बिल्कुल। दैट्स रियली गुड। तो नोवा के बारे में आपको कैसे पता चला, कहाँ से पता चला? नोवा के बारे में आप यूँ समझें कि जैसे मैंने CSS का पढ़ना शुरू किया था या CSS के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की, उस वक़्त से मुझे नोवा का पता है। ऑलराइट। क्योंकि सोशल मीडिया आपका जो बड़ा एक फैक्टर है जी उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे या यूट्यूब पे, हाँ, कोई तो वो CSS अकेडमीज़ प्रिपरेशन आ रही हो। इंस्टीट्यूट जी, में, जी। हाँ। तो फिर नोवा के वो डिफरेंट एड्स चलते होते थे या मुख्तलिफ जो यहाँ पे CSP टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके फिर वो लेक्चर चल रहे होते थे, तो बड़ा शौक होता था उनको देखकर। वैसे भी वो माइंडसेट पहले से डेवलप था पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड, मैं बुक्स वगैरह पढ़ता था। ऑलराइट। तो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड डिबेट में जब आपको ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको पाकिस्तान की स्टडी के वाले से, ज़ाहिर है डिबेट नई नई चीज़ों की होती है, उसमें नए नए टॉपिक्स होते हैं, आपने उस पर बोलना होता है। तो फिर उस लिहाज से फिर वो बुक्स पढ़नी, फिर उससे शौक पैदा होना पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान से बाहर। फिर सर फरीद के अक्सर मैंने लेक्चर यहाँ पे आने से पहले सुने, हाँ, तो उससे मिल यूट्यूब के पे। वो एक चीज़ वो बढ़ती चली गई। तो इस तरह शौक इंक्रीज़ होता है। फिर नोवा फिर आना फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं कहीं मतलब होता है ना कि कहीं और सोचना जाना नहीं, मैं डायरेक्ट नोवा का इस्लामाबाद में आना था, ऑलराइट। तो इसलिए फिर यहाँ पे इस तरह आना तो था। एक एस्पिरेंट जब डिसाइड करते हैं ना कि वो एक एकेडमी जाएगा फॉर द CSS प्रिपरेशन, तो एक्सपेक्टेशंस लेके आता है। जी, जी। तो हाउ वाज इट, वाज इट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस नोवा, या जी। फिर उससे ज़्यादा था? नोवा उससे ज़्यादा ही था। उसकी वजह ये थी कि मैं जब घर में था, उस नोवा के वो डिफरेंट एड्स देखता था, उस वक़्त मुझे चंद टीचर्स का पता था, जिनमें सर फरीद थे, सर अली थे और एक और 2 टीचर्स थे। तो उनका मुझे कम और सर फरीद का मैं ज़्यादा उनको देखता था। तो उनकी जो एनर्जी लेवल, वो सारी चीज़ें, जिस तरह उनका पढ़ाने का तरीका है। लेकिन जब यहाँ पे आया तो बहुत अच्छे टीचर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, पॉलिटिकल साइंस के सर आमिर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इसी तरह पंजाबी के सर हैं सर रज़ा अंसारी साहब, और इसी तरह जो सर अली, तो फिर उनके क्या ही बात है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब आए तो पहले घर में थे वो 1-2 टीचर्स का पता था ना उनका, जब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तो फिर वो आपका एनर्जी लेवल जो
डबल ट्रिपल हो जाता है। जी बिल्कुल। चले आते हैं पंजाबी एज अ सब्जेक्ट, इस पे बात करते जी, हैं। जी। आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्कोर किया, लाइक 79 इन सीएसएस एंड देन 155 आउट ऑफ 200 इन पीएमएस। दैट्स अ रियली गुड जी, स्कोर। जी। बिकॉज एक माइंड सेट होती है ना कि सीएसएस और पीएमएस में तो पेपर्स पास करने बड़ी बात है, तो ऐसे ही। आपने स्कोर इतना अच्छा किया है। तो जिस जिस वक्त आपने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया कि मैंने पंजाबी पढ़नी है, सो आपका भी यही था कि दिस इज़ हाई स्कोरिंग, तो इसीलिए आपने ये सब्जेक्ट उठाया, या फिर आपका कोई अपना इंटरेस्ट भी था इस जी, सब्जेक्ट में? ये दोनों बातें। जब मैं सीएसएस के बारे में सोच रहा था ना, तो उसी वक़्त से मैंने ये सब्जेक्ट सिलेक्शन करना शुरू कर दी थी। 1-2 हुँ। सब्जेक्ट पे मुझे था, वो यहाँ पे आके मैंने टीचर से डिस्कस यानी किए। कि इधर आने से पहले आपने जी, जी। डिसाइड कर लिया था कि जी, मैंने जी। ये सब्जेक्ट्स जी, जी, रखने हैं? रखने हैं। ओके, दैट्स तो गुड। जब यहाँ पे आया तो फिर मैंने 1-2 और हुँ, सब्जेक्ट्स हुँ। थे, जैसे पब्लिक एड, और इसमें मैं कन्फ्यूज़ था थोड़ा-सा, तो फिर यहाँ पे आके हुँ। टीचर से डिस्कस किया तो वो। लेकिन पंजाबी के बारे में मैं स्टार्ट से ही था ना, और हुँ। फिर पोएट्री की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे शौक था इन हाँ, चीज़ों का। पोएट्री में आपका इंटरेस्ट जी, जी। काफ़ी ज़्यादा है। और हुँ। उसकी वजह से मुझे शौक भी था, हुँ। तो फिर पंजाबी एक ऐसा सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे जब आके मज़ीद टीचर से डिस्कस किया, हुँ। तो यहाँ तक भी सुनने को मिला, अगर पंजाबी आप पंजाब से हैं तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप पंजाबी रखें। पंजाबी रखें, ओके। तो वो वाक़ई बात ऐसा है भी, हुँ। क्योंकि पंजाबी, पंजाब के लोगों के लिए पंजाबी सब्जेक्ट और बाकी रीजन लैंग्वेजेस। दिस इज द सेम फॉर जी, ऑल जी, रीजनल लैंग्वेजेस। बिल्कुल। अगर हम देखें तो केपीके की साइड से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो ज़रूर, अगर सारे नहीं तो ऑलमोस्ट 80% एस्पिरेंट्स पश्तो रखते हैं एज जी, जी। देयर। इसी तरह से सिंधी का भी यही सीन है, ऐसा सो ही है, या क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको इससे ज़्यादा मार्क्स दे जाए। इससे ज़्यादा मार्क, जी, दिस जी। इज हाई स्कोरिंग बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। देखिए ना, अगर मैं पंजाबी की बात करूँ, तो हम्म। पंजाबी में 65-70 ये एवरेज स्कोर है। और अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हो एक्स्ट्रा मेहनत करके, तो 80 तक आप जा सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर दूसरे सब्जेक्ट देख लें आप, मतलब किसी की अगर जियोलॉजी की अगर हम्म। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी केमिस्ट्री में डिग्री होती है, हम्म। जियोलॉजी में होती है, लेकिन वो भी पंजाबी रख रहे होते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जी। क्योंकि वो हाई स्कोरिंग नहीं है। हम्म। तो इस लिहाज से भी इसमें अगर मेहनत की जाए थोड़ी सी भी, तो वो आपका अच्छे मार्क्स आपको दे जाती है पंजाबी। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे अगर रिपोर्ट्स भी देखी जाए तो इसमें फेलियर रेशियो भी बहुत बहुत कम काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा बहुत कम कम। है एज़ कम्पेयर टू जी, जी। अदर सब्जेक्ट्स। तो चले, पंजाबी तो आपने एज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था इधर आने से भी पहले, बिकॉज़ आपको पोएट्री का भी शौक था और जी, फिर जी। आप पे फ़र्ज़ भी था बिकॉज़ यू आर फ्रॉम जी, जी, पंजाब। बिल्कुल। तैयारी कैसे इसकी इस सब्जेक्ट की जब आपने इसकी तैयारी शुरू की, जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, तो उस वक़्त आपका जो प्रिपरेशन का एक लेवल होता है, किसी का बिगिनर होता है, किसी का थोड़ा-सा एडवांस्ड होता है, तो आपने कहाँ से इस सब्जेक्ट की तैयारी शुरू की? बिल्कुल स्टार्ट से ही मीन के मुझे शौक अगर अलग बात है, लेकिन जब हुँ। यहाँ जब मैं आ गया, तो पंजाबी के बारे में सिलेबस का भी नहीं पता था मुझे। लाइक बिल्कुल आपने स्क्रैच जी, से जी, स्टार्ट स्क्रैच से किया। स्टार्ट किया ओके। बिल्कुल। यहाँ पे क्लासेस लीं, और फिर हुँ। उसके बाद जो है ना अपना पढ़ना शुरू किया, नोट्स बनाने शुरू किए, हुँ। पढ़ना शुरू किया। फिर यहाँ पे कोई भी टीचर जो होता है पंजाबी का, वो हुँ। क्लासिकल पोएट्री से स्टार्ट करवाता है। ओके। तो जो पोएट्री से रिलेटेड लोग होते हुँ। हैं, जिनको पोएट्री पसंद होती है, वो हुँ। वैसे ही बूस्ट हो जाते हैं, हुँ। उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो सीएसएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके साथ आपने दोस्ती करनी होती है, हुँ। और दोस्ती जितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा आपको वो मार्क्स दे जाएगा। हुँ। अगर आपकी दोस्ती उस सब्जेक्ट से नहीं हो रही, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा, और हाँ, आपको उसमें उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर नहीं पाएँगे। कर पाते। हुँ। जिस सब्जेक्ट की जिसके साथ अच्छी हुँ। दोस्ती हो जाती है ना, वो अच्छा उसमें परफॉर्म कर जाता है। हुँ। तो मेरा भी यही था कि पंजाबी के साथ ज़रा अच्छी दोस्ती हो गई। हुँ। तो फिर उसके बाद यहाँ से लेक्चर्स लेने, और उसके हुँ। बाद जाके उसी लेक्चर्स को बुक से पढ़ना, उस पर नोट्स बनाने। तो इस तरह करके फिर करते गए। तो कुछ सब्जेक्ट्स टॉपिक्स ऐसे थे जो इधर मज़ीद पढ़ने पड़ते थे, हुँ। सोशल मीडिया से या वैसे। तो इस तरह करके नोट्स प्रॉपर बना लिए। हुँ। उसके बाद वो एक ही नोट्स दफ़ा बनाए, और उसको डिफरेंट उसमें एग्ज़ाम्स में वही हुँ। जो है वो देखे उसको। ऑलराइट मुसब, एक्चुअली जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे, जैसे अगर इफ़ दे आर फ्रॉम केपी के या दे आर फ्रॉम पंजाब, तो उनकी वो लैंग्वेज तो होती है, पश्तो होती है, पंजाबी होती है रिस्पेक्टिवली, लेकिन समटाइम्स वो लिख नहीं पाते, समटाइम्स वो उसको रीड नहीं कर पाते, समटाइम्स वो दोनों नहीं कर पाते, कोई एक चीज़ वो कर सकते हैं। तो आपका क्या था? आप पंजाबी को लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, बोल सकते थे? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हुँ। और बहुत सारे जो लोग पंजाबी रखना चाहते हैं, वो इस वजह से छोड़ देते हैं कि ये तो पंजाबी हुँ। जो है लिखनी पड़ेगी, और हाँ। पंजाबी पढ़ना भी मुश्किल है। अगर आप ओके। उसको पढ़ के देखें ना, मतलब अच्छा, आई थोड़ा। नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस बट जी, जी, लेकिन वो ओके। पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो ओके। पंजाबी में मुश्किल पुराने वर्ड्स जो यूज़ किए हुए हैं। हुँ। और दूसरा बात ये है कि अगर आप उर्दू लिख सकते हैं ना, इसमें सीएसएस के बारे में ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि उसमें
स्पेसिफिक नहीं आपको देख रहे होते कि आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं कोई, आपने वो मुश्किल लफ्ज़ वर्ड यूज़ करने हैं, आप आसान वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है। आप उसमें जो अपनी लैंग्वेज है, मतलब पंजाब से जो भी आता है वो पंजाबी तो बोलता है ना, उसको वर्ड्स पता है पंजाबी, वो अपने ज़ुबान के लफ्ज़ बोल ले। हाँ, थोड़े बहुत इंसान को आइडिया तो जी होता जी। है। और इट्स जो लाइक नॉट दैट कि आप कंप्लीटली अनअवेयर हो लैंग्वेज से। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो इसमें जो उर्दू लिख सकता है ना इस्लामियात में, जो वैसे उर्दू लिख सकता है वो पंजाबी भी लिख सकता है, ओके। क्योंकि मीन के सेम सेम चीज़ है। मसलन अगर वहाँ पे उर्दू में इस है तो इधर है एस नू इस तरह बरतिया अच्छा, जावे, थोड़ा थोड़ा सा सा वर्ड्स का डिफरेंस डिफरेंस है। है। और वो जब आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है पढ़ते हुए, हम्म। नई वो कैब आपके पास आ रही होती है। आप ज़रा पंजाबी तो हम वैसे घर में बोलते हैं वैसे, तो ये आपकी समझे प्रोफेशनल पंजाबी आपकी चली जाती है। ऑल राइट, ठीक है। तो जो पंजाबी का आपका, आपने थोड़ी देर पहले बात की नोट्स मेकिंग की, तो आपने इसकी नोट्स किस तरीके से बनाए? लॉन्ग नोट्स का कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट है, तो आपने इस चीज़ को कैसे लेके गए? और आपने सबसे पहले मुझे ये बताइएगा आपने इसको टाइम कितना दिया? अक्सर बच्चों का सवाल ये होता है पंजाबी कितने दिन में करनी चाहिए, कितने डेज हम इस सब्जेक्ट को दें, तो आपने कितने दिनों में उसकी तैयारी की और नोट्स आपने कैसे बनाए? देखिए टाइम का ये होता है कि आप जितना उसको माइंडफुल तरीके से करते हैं ना, उतना आपको कम टाइम में उसको देना पड़ता है। तो मुझे ये सर ने बताया था कि आपने एक उसमें पोर्ट के नीचे, शायर के नीचे आपने जब भी क्वेश्चन आएगा 12 से 13 हेडिंग्स आपने देनी है उसकी, ठीक ओके। है। तो मुझे स्टार्ट से पता था कि आप इतनी हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर उसको यहाँ से लेक्चर लेके जाता था, फिर वहाँ पे जाके बुक्स जो रिकमेंडेड थी सीएसएस की, वहाँ से देख के उसकी लेंथ बढ़ा लेता था। ओके। अगर वहाँ पे 12 चाहिए हैं तो मैं 13-14 तक लॉन्ग नोट्स बना लेता था, एक हेडिंग ऑलराइट। लिखी ऊपर। फॉर एग्जांपल बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, ओके। तो उसमें हम बाबा बुल्ले शाह की जो फ़नी और शायरी का वैरवा करते हैं, वैरवा कहते हैं उसका जायज़ा लेना, ओके। पंजाबी में वैरवा अच्छा, कहते पंजाबी में इट्स हैं, वैरवा। वैरवा। ओके। तो उसका वैरवा करना होता है ना, तो उसमें अगर हम देख रहे हैं कि सच्चाई दी तलकीन, ओके। ठीक है, तो उसके नीचे मैं फिर वो सच्चाई की तलकीन पे हम खुद तो लिख सकते हैं ना, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिकली उनका एक शेर है वो लिख लिया। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर वो सब्र व इस्तकामत का दर्स दे रहे हैं, ऊपर सब्र व इस्तकामत का दर्स, नीचे उनका उससे रिलेटेड जो शेर है वो लिख लिया। फिर आपका ये भी होता है कि जब आप बुक से पढ़ रहे होते हैं तो उस वक़्त आपके सामने ढेर सारे वो शेर होते हैं एक उसके नीचे। फॉर एग्जांपल अगर सब्र व इस्तकामत का दर्स बाबा बुल्ले शाह दा, उसके नीचे फिर जो है आप उसके जब आप बुक से पढ़ते हैं या सोशल मीडिया तक पढ़ते हैं तो वो आप उसमें काफ़ी शेर आ रहे थे। फिर आप अंदर से सेलेक्ट कर लें कि कौन सा आपके लिए ईजी है और कौन सा आपको समझ आ रहा है, कौन सा आपको ईजी याद करने होगा, तो आप वो ले लें। फिर पोइट्री में एक और चीज़ भी है सीएसएस से रिलेटेड कि अगर आप सारा शेर नहीं याद कर सक रहे, पूरा मिसरा याद नहीं कर सक रहे, मतलब बंद याद नहीं कर सक रहे जो 4 मिसरों का होता है, तो आप उसके 2 मिसरे याद कर लें, एक शेर। अगर वो भी नहीं याद कर पा रहे तो सिर्फ एक मिसरा याद कर लें। मतलब एग्जाम्पल चली जाए उसको कि इसको पता है कि इसने सुल्तान बाहू के या बाबा बुल्ले शाह के उसके कलाम से लिया हुआ है, तो ऐसा है इस तरह। तो लॉन्ग नोट्स मैंने इस तरह बनाए कि फिर इस तरह क्लासिकल शायरी, फिर आगे नसरी हिस्सा है, फिर इस तरह करके, तो इस तरह पहले मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए थे। ओके। जी जी। और उसके बाद फिर आपने उसको कंसाइज किया बिकॉज रिवीजन पर्पस के लिए, तो जी फिर जी। आप एक दिन में आपकी सीएसएस में एक दिन 2 एग्जाम्स होते हैं, राइट? जी सुबह जी। का और एक दोपहर का, तो फिर उसको माइंड में रखते हुए अपने नोट्स को फिर आपने कंसाइज किया? जी जी, ऐसा ही है। ओके। हुआ ऐसा था कि अब जो पोइट्री होती है ना, अब पोइट्री जो क्लासिकल पोइट्री है उसमें बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद और सुल्तान बाहू, शाह हुसैन, ये सारे क्लासिकल शायर सूफ़ी शायर हैं। ओके। और आपको पता है सूफ़ी शायरों की जो शायरी का कहीं ना कहीं मकसद एक ही है, इंसानियत का दर्स दे रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत की तलकीन कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग की बात कर रहे हैं, या लोगों के साथ हमदर्दी की बात कर रहे हैं, सब्र इस्तकामत के दर्स की बात कर रहे हैं, वाहदतुल वजूद की बात कर रहे हैं। पंजाबी में जो सूफ़ी शायर हैं वो इसके गिर्द ही घूम रहे होते हैं। तो उसमें मसला ये आता है कि जब आप सब शायरों को याद करते हैं ना, वो आपके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अशार मिक्स हो जाते हैं। मतलब एक ने भी वहदतुल वजूद की बात की है तो उसकी शेर हो रहा है, ठीक है, उसका शेर हो रहा है। दूसरे ने बात की है तो उसका शेर हो रहा है। तो आप जब उसको रटा लगाते हो ना, तो वो आपके अक्सर मिक्स हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने यूँ किया कि जो पोइट्री थी ना स्पेसिफिकली इनकी सूफ़ी शुरा की, फिर जदीद शुरा भी थे, उनकी जो पोइट्री थी उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल हम बात करें शाह हुसैन की, तो शाह हुसैन की जितनी मैंने वो लॉन्ग नोट्स में उसकी हेडिंग्स बनाई थी ना, उस हेडिंग को एक एक छोटा छोटा करके लिखा
ओके। एक तरफ 12 हेडिंग्स थी, 12 हेडिंग्स को लिखा, और हर हेडिंग के आगे जो उस लॉन्ग नोट्स में उसके नीचे शेर था पूरा, उसके 1-2 वर्ड्स लिखे हुए थे। ताकि आपको सिर्फ वो याद रहे। जी जी, याद हाँ, रहे। और जब मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए साथ साथ में याद भी करता था। ठीक है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर जिस तरह बाबा बुल्ले शाह का कोई शेर है, जिस तरह बाबा फरीद का शेर है कि काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, गुनाहें भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। तो मतलब उसका वहाँ पे तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे मैंने जो शॉर्ट नोट्स उस पे लिखा हुआ था अपनी ज़ात दी नफ़ी, और आगे लिखा हुआ था काले मेंढे कपड़े, बस यहाँ तक, और आगे डॉट डॉट डॉट। अब मुझे शेर हेडिंग्स और शेर याद हो गया कि हाँ अच्छा ये उसका है। अब जैसे 2 वर्ड्स मुझे याद आए ना सामने, तो मुझे शेर याद होता था। फिर आगे आपकी इंटरेस्ट की बात भी है, इंटरेस्ट भी था, मुझे शेर जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन ये है कि उसमें अगर आप मेमोराइज अच्छे से किया हो तो फिर आपको वहाँ पे इस तरह ज़रूरत पड़ती है। हाँ, पोइट्री तो आपने ऑब्वियसली कोई कॉन्सेप्ट वाली बात तो इधर है नहीं, यू हैव टू हाँ मेमोराइज जी इट, जी, ऐसा आपने ही है। उसको मेमोराइज ही करना है। जी जी। और फिर मैंने आप बताया ना कि पोइट्री आप वो चूज़ करें, उसमें आपको एक पंजाबी में सिरनामा कहते हैं, सिरनामा होता है हेडिंग जो होती है। अच्छा। तो उस सिरनामे के नीचे आपको एक ही शेर चाहिए होता है, तो बस एक शेर आपने लिखना, वो अपनी मर्जी से चूज़ कर लें कि यार ये मुझे ना अच्छा समझ भी आ रहा है और इजी भी है मेरे लिए, तो आप वो चूज़ कर लें। फिर शॉर्ट नोट्स बनाते हुए उसके 1-1 2-2 वर्ड्स जो आगे ना लिख लें। तो ऐसे मैंने बनाए थे, जदीद शायरी के इस तरह बनाए थे। फिर हिस्सा नसर है ना, वो उसके भी लॉन्ग नोट्स बनाए हुए थे। अब उसको याद करने का तरीका मेरा ये था कि अब उसमें फॉर एग्जांपल हिस्सा नसर में अफसानों का मजमू है, मुख्तलिफ राइटर्स है, जिस तरह इस तरह फरखंदा लोधी का है चने देओले, ठीक है। ठीक है। उनके मजीद अफसाने हैं उसमें, 10 अफसाने हैं। अब वो वहाँ पे ये पूछता है कि फरखंदा लोधी दे अफसानियां दा वैरवा करो, ठीक है, उन्हें फ़नी जायज़ा लो, जो भी लो। अब उसमें ये होता है कि आपने बताना होता है कि उसके ये अफसाने थे, उसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। अब बजाय कि मैं उसको बुक से रट्टा लगाता कि उसके फ़नी जायज़े में क्या क्या उसने बात बताई, यानी कि उसने इसकी बात की है, मैंने उसके अफसानों को पढ़ा। ओके। मतलब उसको 10 अफसाने थे ना, उसका फॉर एग्जांपल पहला अफसाना है पायदान। उसमें फरखंदा लोधी ने बात की है कि एक मुलाजम था हमीद, वो सरकारी मुलाजम है, वो किस तरह घर से जाता है, फिर बस में धक्के खाता है, फिर अफसर दफ्तर में जाता है तो वहाँ पे उसको घर की टेंशन आ रही होती हैं। फिर अफसर जो उसका वहाँ पे वो उसको जो है ना वो डांटता है, तो ये बेचारा इसी सोच में है कि घर जाना है पहने, और ये माँ की दवाई लेनी है, बीवी बच्चे ये वो। तो अब वो मैंने जब पढ़ लिया ना, तो मुझे उसमें आ गया कि इसमें बात की गई है जो ऐसा तबका है जो कि मिडिल क्लास है, हाँ, जो उसको क्या स्ट्रगलिंग क्लास है। स्ट्रगलिंग फेज में जो है उसको क्या मसले पेश करने पड़ते हैं। फिर उसमें जब अफसर की वो बात डांट डपट दिखाई, तो उसमें देखा कि जो है वो मुलाजमों पे इस तरह तो हाँ, उसमें एक अफसाने से आप 3-4 बातें निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यानी कि आप उसमें एक ही उस अफसाने में आप गरीब तबके का इस्तेसाल जो होता है उसकी बात कर सकते हो। उस एक ही अफसाने में आप बात कर सकते हो कि आप किस तरह जो है वो हमारे माशरे में एक जो फीमेल, उसमें उसका एक मिडिल क्लास में फ़ीमेल की वहाँ पे क्या करैक्टर है। ठीक है, इसी तरह वो फरखंदा लोधी की आगे एक अफसाना एक अखबारी गल, ओके। एक अखबारी गल। ये अफसाने का नाम है। जी जी, अफसाने का नाम है। और जो मेजर उनकी बुक है वो चने देओले। चने देओले होता है कि चांद है उसके ओहले, यानी कि उसके पीछे। ओके। तो अच्छा, उसका जो एक अखबारी गल है उसमें एक वो जा रही होती हैं, तो उसमें जो है ना वो लिखारी जा रही हैं, और पीछे एक लड़की आ रही है, उसके पीछे 2 और लड़के हैं, वो उसको जो हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मदद के लिए पुकारती भी है लड़की, लेकिन ये समझते हैं कि शायद ये वैसे है। तो जब वो वापस आती है तो वो लड़की जो है ना वो उसकी बुरी हालत होती है, और वो सारे मामला उसमें फिर आप जिनसियत का पहलू लिख सकते हैं। उसमें आप ये बता सकते हैं कि किस तरह जो हमारा जागीरदाराना निज़ाम है वो किस तरह निज़ाम पे हावी हुआ है। वो अब उस वक्त भी था, इस वक्त भी है। तो बेसिकली एक अफसाने को आप पढ़ते थे, जी जी। उसको गो थ्रू करते थे, और फिर उसमें उस से नोट्स उसमें जो पंचिंग लाइंस हाँ, होती थी ना, जिससे मुझे समझ आ रही होती थी, अच्छा हाँ, ये कि आगे इसमें बात। ये चीजें जी जी, डिस्कस हुई, ये टॉपिक्स टच किए गए, तो आप वो सारे उसको उसे एक्सट्रैक्ट कर जी लेते जी। थे। ओके। अब मैं क्या करता था, अफसानों को लिखा, मतलब पायदान ओटा उसकी हेडिंग थी, नीचे अफसाने का वो ये जिस तरह मैंने आपको स्टोरी बताई है ना, इस तरह स्टोरी बना के लिख लेता था। सही है। तो अब मैं वहाँ पे जिस तरह बाबा बुल्ले शाह के कलाम में, जिस तरह शायरी में हमें उसमें बताना पड़ता, ये याद करना पड़ता था कि सच्चाई दा दर्स, सब्र इस्तकामत दा दर्स, ये वो।
जो उस वहाँ पे बुक में लिखा वो हमें फिंगर टिप्स पे करना पड़ता था। हम्म, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अफसानों को याद किया ठीक है। कि 10 अफसाने उसने आगे, ये तो इनके मैक्सिमम है 10 है, आगे 5 भी हैं 6 भी हैं। हम्म, अफसानों को याद किया कि उसमें बात, वो अफसाने मेरे माइंड में थे, अब वहाँ पे जाके मैं खुद उसमें लिख सकता था। वो अकॉर्डिंग टू मैं टाइम, मैंने जिस तरह टाइम होता था वहाँ पे उसमें उसमें जो है ना वो इंक्रीज़ करता रहता था हेडिंग्स। फिर इसी तरह आगे जाके इस्लामी अदब है, इस तरह वो आगे इसी तरह चलता है। तो फिर बेसिकली जो एग्ज़ाम के दिन वाली जो तैयारी होती है या फिर लास्ट मंथ की जो प्रिपरेशन होती है, तो उसमें फिर आपने अपने वो शॉर्ट नोट्स यूज़ जी, किए? जी, शॉर्ट नोट्स यूज़ किए, फिर यहाँ पे मॉक वगैरह होते थे, वो हाँ, देते थे। बिकॉज़ कोई एक सब्जेक्ट तो होता नहीं, इट्स एन एग्ज़ाम ऑफ जी, 12 जी, बिल्कुल सब्जेक्ट्स, ऐसा ही है। आपने सबको टाइम देना जी, होता जी। है, तो एंड पे आपने अपने जी, कंसाइज़ जी। नोट्स यूज़ और किए। इसमें सीएसएस में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रट्टे वाले होते हैं। एंड पे जाके आपको फिर भी रट्टा लगे, जिस तरह पंजाबी है। एग्ज़ैक्टली। और कुछ होते हैं जिसको आपने और गो थ्रू करना होता है, करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर, आपने जस्ट कंसेप्ट लेना होता है कि मेरे हाँ, नोट्स में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस हाँ, हाँ, ये बात हुई थी। जब पेपर तो अप्लाइड आ रहा है आजकल, एग्ज़ैक्टली। जनरलाइज़ करके दे रहे हैं। तो चीज़ों को समझ के आपने आगे लिखना वही होता है जी, जो जी, ऐसा ही है। लेकिन जो कंटेम्परेरी इश्यूज़ जो के रिलेटेड। हाँ। ऐसा ही है, तो जब आप पंजाबी की बात करते हैं, तो वो उसने वही देना है। ट्रेडिशनल वे में जो आपने वही चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं, रट्टे वाली, वही आपने वहाँ पे, हाँ, वो पूछने का अंदाज़ में डिफरेंट होता है। वो अगर आप आगे पेपर टेक्निक्स पे बात करेंगे तो बताएँगे कि वो उसमें डिफरेंट अंदाज़ से पूछता है, फिर आपने वो डिफरेंट अंदाज़ से बात घुमा के बात वही करनी होती है। ठीक है? तो वो फिर आगे टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट। खैर, इससे तो मुझे इतना पता, लाइक मैंने इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि रीजन लैंग्वेजेस इतना भी पीस ऑफ केक नहीं होते हैं, बिकॉज जी, जी। अब आप देखें ना, अगर आपकी मेमोरी अच्छी, मतलब आप उस तरह से मेमोराइज नहीं कर पाते चीज़ों को, जी, जी। तो फिर तो ये सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस बिकॉज अगर जितना मैंने आपकी बातों से थोड़ा सा लिया है, तो वो ये है कि इसमें पोइट्री का एक बड़ा पोर्शन होता है। बड़ा रोल है। और ये बाकी, बिकॉज आई हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू एन एस्पिरेंट जिसकी पश्तो पछतो। एज एन ऑप्शन, तो दैट एस्पिरेंट वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दी पोइट्री अलॉट। तो शायद एक मेजर चंक इसमें पोइट्री के पोर्शन का है, उसके लिए यू हैव टू बी लाइक वेरी गुड एट मेमोराइजेशन। ये भी है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी हैं मेरे, कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिन जो पश्तो हो, हाँ। उनकी उन्होंने रखी थी, लेकिन उनको पोइट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उनको पोइट्री नहीं याद उन्होंने की। उन्होंने बस उसमें देख लिया कि उनकी पोइट्री में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एग्जाम्पल्स नहीं दी हुई, लेकिन उनको एक्सप्लेन वगैरह करते, तो उनके भी अच्छे मार्क्स आ गए थे कि उसमें इस रीजनल लैंग्वेजेस में अगर आपको लिखनी आ रही है ना, तो उसमें आप दूसरे से भी इसमें ज़्यादा अच्छे स्कोर कर सकते हैं। पोर्शन है ये मेजर, लेकिन इतना भी मेजर पोर्शन नहीं है कि आप इसको मसलन देखें ना, पंजाबी की अगर बात करें तो ऐसे समझें 55% पोइट्री है उसमें, क्लासिकल पोइट्री और जदीद पोइट्री है ना। तो अगर आपको वो नहीं भी क्लियर, दूसरे नसरी हिस्सा आ रहा है और आप शायरी नहीं याद करना चाह रहे, तो आप उनकी जो है वो देख लें कि उनकी उसमें शायरी में बयान क्या क्या किया गया, उस पर आप लिख दें, तो उसमें भी आप नंबर अच्छे कर सकते हैं। अच्छा, फिर भी अच्छे नंबर आ जी, जी, जाते आ हैं। सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ फैक्ट कि रीजनल लैंग्वेजेस में स्कोर आपके जी, जी, अच्छे आते वही हैं। बात है कि फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। मैंने तो ये भी सुना है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस में बस आप पेपर पे पेन लगाए तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। नहीं लाइक ऑब्वियसली ऐसे तो जी, नहीं जी। होता, बट जैसे आपने कहा कि अगर इतने वो क्या कहते हैं, पोइट्री अगर ना भी लिखी जी, जाए जी। तो फिर भी यू हैव अ गुड चांस जी, टू जी, बिल्कुल। स्कोर। दूसरे दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बेनिस्बत। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे थोड़े से पहले करना चाहिए था अबाउट द सिलेबस। जैसे आपने बात की कि सिलेबस में जो रेकमेंडेड बुक्स होती है, मैं उनसे इस तरह से, जी, जी। तो सिलेबस में थोड़ा सा बताइएगा कि इसका सिलेबस इज इट अ लेंथी वन? लेंथी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत है, क्योंकि इसमें मेजरली उन्होंने उसको 7 to 8 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? उनमें सबसे पहले उन्होंने पोर्शन लिखे हुए ज़ुबान ते ज़ुबान दी तारीख। अब मैं थोड़ा सा पंजाबी में हाँ, आऊँगा क्योंकि श्योर, यहाँ पे ज़रूर। इस तरह लिखा हुआ है। तो ज़ुबान ते ज़ुबान दी तारीख, उसमें 2-3 उसमें उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर क्लासिकल शायरी है, उसमें बाबा बुल्ले शाह हैं, उसमें काफ़ियाँ शाह हुसैन हैं, सुल्तान बाहू की शायरी है, हीर है, सैफुल मुलूक मियाँ मोहम्मद बख्श की। फिर अगला जो उन्होंने टॉपिक मेजर दिया हुआ है वो जदीद शायरी है। उसमें जो है फ़कीर मोहम्मद फ़कीर हैं, अहमद राही हैं, मुनीर नियाज़ी हैं, और इस्लामी अदब है उसके बाद अगला जो उन्होंने, उसमें 2 टॉपिक्स ठीक है। हैं, मुआज़ नौशा और सच्ची सरकार। उसके बाद तख्लीकी नसर है, उसमें मज़ीद उसमें 5 टॉपिक्स मज़ीद हैं। इसी तरह तहकीक व तनकीद है, फिर असनाफ़ लोक अदब हैं। तो ये तकरीबन 8 मेजर हेड्स बनते हैं उसमें, उसमें मज़ीद ओके। उन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है। तो आपने ये सिलेबस इस तरह उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है। फिर आपने जब सिलेबस प्रिपेयर करना, फिर आपने पेपर को एक्सेस करना होता है
कि पेपर में वो क्या चीज़ पूछ रहा है और किस पोर्शन से कितनी पूछ रहा है। अब ये तकरीबन 7 पोर्शन है तो ये सिलेबस में, वहाँ पे क्वेश्चन 8 आते हैं टोटल, 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने 5 अटेंड करने होते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो होते हैं 20 मार्क्स का, ठीक है। अभी बता दूं CSS की बात नहीं, अभी PMS पे नहीं गए, अभी CSS की बात करूँ, ठीक है। तो अभी इस तरह होता है कि अभी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। अच्छा, अगर पेपर की इसमें अगर बात करें ना, तो इसमें पेपर्स को 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। वो तो सारे सब्जेक्ट्स जो नॉर्मल होते हैं, उसमें 20 मार्क्स का आपका MCQs पोर्शन होता है और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। अब जो 20 मार्क्स है ना, उसमें जो MCQs आते हैं वो शायर के नाम से के तारुफ से कि बाबा बुल्ले शाह दी वालदा दा नाम की सी, बाबा बुल्ले शाह केड़े सिलसिले नाल ताल्लुक रखते सन, ठीक है। और इसी तरह डेट्स वगैरह आ जाती, डेट्स नहीं आती, डेट्स नहीं आती। उसमें ये होता है कि ये उनकी वालद का नाम क्या था, वालदा का नाम क्या था। यहाँ आ जाता है कि उन्होंने पीर उनके जो मुर्शिद थे, ठीक है, उनका नाम क्या था। तो इस तरह जो है ना वो इस तरह की बातें यहाँ पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल उसमें नावल है इसमें सिलेबस में, दीवा ते दरिया, वो किन्ने लिखा सी, वो आथर और आथर भी ये इसी सिलेबस के, ठीक है। तो आपको आथर्स का भी पता होना चाहिए कि किसने क्या क्या लिखा हुआ है। तो MCQs में ये आ जाते हैं, और MCQs जब आप सिलेबस तैयार कर लेते हो तो उसमें से आ जाते हैं MCQ, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, तो दूसरा इसके जो पोर्शन होता है वो होता है सब्जेक्टिव पार्ट पेपर में। उसमें तक टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अब आपने, और हर पेपर जो क्वेश्चन होता है वो 16 नंबर का होता है, 16 नंबर का 5 क्वेश्चन और 80 मार्क्स बन जाते हैं आपके, सही है। अब आपने 16 नंबर के अकॉर्डिंग आपने तकरीबन एक उसमें तकरीबन 12-13 से 14 हेडिंग्स आपने लिखनी होती हैं, ठीक है, एक आंसर में। और इसमें फिर आपका वो टाइम का भी मसला होता है, लेकिन आपको वो जब स्पीड होगी और आपका वो राइटिंग प्रैक्टिस जब जी जी तो प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। कैसे मैटर करती है? अब पोइट्री है ना, फिर वही बात कि पोइट्री आपको फ़ायदा देती है। कैसे फ़ायदा देती है कि आपने ऊपर हेडिंग दी, नीचे आपने 1-2 लाइन में एक्सप्लेन किया, तो पोइट्री चूँकि अगर 2 आपने मिसरे लिखने हैं तो वो 3 से 4 लाइनों में आ जाते हैं। पहले आप उसको ऊपर वो खूबसूरत सा उसका निशान लगा कि यहाँ पे शेर लिखा हुआ है, और आप उसके ऊपर लिखेंगे, फिर एक लाइन उसकी छोड़ देंगे, तो इस तरह आपकी लेंथ भी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम 80 मार्क्स का ये हो गया। तो अब हम जो प्रिपेयर करने का तरीका है उनको, उन सब्जेक्टिव पार्ट को, वो इस तरह के हमारे पास जो CSS का सिलेबस है ना, वो उसको उन्होंने तकरीबन 7 मेजर हेड्स में ना डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और हर हेड्स में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। 7 हेड, और 8वां जो क्वेश्चन होता है वो कहीं से भी ले, जी जी, उसमें से एक में से पोर्शन में से 2 उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आपके लिए फ़ायदा ये है कि आपको ये तो कंफर्म पता है कि हर पोर्शन से एक एक क्वेश्चन आना है। तो अगर आप एक पोर्शन अच्छा तैयार कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपको एक अगला पोर्शन की आपको वो मिल गई है कि आप वो ना प्रिपेयर करो तो हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको जो है ना वो हर पोर्शन से कुछ ना कुछ ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। जिस तरह इसका पहला पंजाबी ज़ुबान दा, पंजाबी ज़ुबान दी तारीख, ठीक है, ज़ुबान ते ज़ुबान दी तारीख है। अब इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, आप इनमें से 2 टॉपिक्स कर लें। क्लासिकल शायरी 6 हैं, ठीक है, अब उसमें से आप 4 या 5 कर लें। इस तरह जदीद शायरी है, तो जदीद शायरी में आप 6 हैं तो आप 4 से 5 कर लें। तो इसी तरह मतलब आपने पेपर को देखते हुए, सामने रखते हुए, आपने अकॉर्डिंगली उसकी तैयारी कर लें, ठीक है। आप उसको जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप उसको जो है वो लॉन्ग नोट्स बना लें, फिर शायरी से स्पेसिफिकली, क्योंकि शायरी आपको वो रट्टा लगानी पड़ती है, तो उसके शॉर्ट नोट्स लाजमी बनाने चाहिए। तो इस तरह करके जो है ना आप हर पोर्शन में से कुछ स्किप भी कर दें, लेकिन स्किप ऐसे करने चाहिए जो कि फेमस इतने ना हो, यानी कि आप पिछले 5 ईयर्स के पेपर उठाएं। हाँ, वो पास्ट पेपर एनालिसिस से तो एक पता चल जाता है आपको, आइडिया हो जाता है। जी जी। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मसलन क्लासिकल शायरी में से मियाँ मोहम्मद बख्श बहुत कम आता है CSS में जनरल, और जो है ऊपर वाले आप ये सैफुल मुलूक जो मियाँ मोहम्मद बख्श ने लिखी वो उसको छोड़ दें। इसी तरह जदीद शायरी में बल्दा शहर रहू शेख ये कम आता है, इसको आप छोड़ दें, मतलब छोड़ ना दें। वैसे मैं आपको एक, हाँ, लेकिन कुछ शायर और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली आते हैं, जी जी, जो वो तो आते ही हैं, वो तो आपने लाजमी करना है ना।
तो मैं भी वैसे एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप इनको ये ना वो छोड़ दें मेरे कहने पे कि और आज तो वो कह के नहीं वो तो पास पेपर एनालिसिस अगर जी कोई जी बच्चा करते हैं तो उनको खुद भी आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट जी है। जी। तो ये आपको उससे पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से, और फिर आप खुद भी जब पढ़ चुके होते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ अच्छा ये मेरा यहाँ से कवर है, यहाँ से कवर है, यहाँ से कवर है। तो ये है कि आप सिलेबस सामने रखते हो पेपर की, इस तरह आप तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह आप जो एंड वाला इसका है असनाफ़ अदब व लोक अदब, तो इसमें जो लोकगीत हैं, इसमें शायरी है लोग, आप उसमें उसका आप वो उसमें से ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन दे और उसमें 2-3 हेड्स बना दे, यानी कि आप उसको ठीक है। कहता है कि हेड दिते सिरनामे ते नोट लिखो। हेड मतलब जो दर्द झेल दिए गए हैं उस पे मुझे ज़्यादा हेट सुनाई दे रहा है इंग्लिश वाला जो हेट है। ऑलराइट। नहीं, पंजाबी में वो वाला हेट नहीं है। ओके, ओके। और वैसे भी पंजाबी में सूफ़ी शायरों का ज़्यादा असर है, तो वो वहाँ पे नफ़रत, हेट इतनी ज़्यादा पाई नहीं जाती। ठीक है। तो उसमें फिर जो आपका आखिरी क्वेश्चन है ना, उसमें पोर्शन में भी डिवाइड कर सकता है कि हमद, नज़्म और इसमें फ़र्क बताएं। और अच्छा। इस तरह भी देख सकते हो, जो मैं आता है ज़्यादातर कि लोकगीत जो हैं वो कौन से हैं। पंजाब में लोकगीत का कितना सकाफत पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, या लोकगीता राही एक पंजाबी एक जनरल क्वेश्चन आ जी जी। जाता है। तो वो आप उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह ये पेपर आता है, तो आप इस तरह उसको अटेंड कर सकते होते हैं। ठीक है। थोड़ी सी आपने बात की पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पे, तो जैसे नॉलेज का तो एग्ज़ाम होता ही होता है, जी जी लेकिन बिल्कुल। मैटर ये करता है कि आपने जितना भी पढ़ा है, जितना सीखा है, आप उसको पेपर पे उतारते कैसे हैं। जी जी। तो थोड़ी सी आप पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पे बात करें कि उसको वैसे तो आप थ्रू आउट कर भी चुके हैं थोड़े से, लेकिन क्लियरली ज़रा सही है। एस्पिरेंट्स को बता दें, बिकॉज ये भी है कि CSS 2024 इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अगले महीने ये एग्ज़ाम होने लगे। जी जी। तो ताकि ये हमारी वीडियो देख के एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो कि उन्होंने अपने पेपर को कैसे लेके चलना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन को उन्होंने कितना टाइम देना है। और इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन भी करना चाहूँगी, इज़ इट के बाकी जो पेपर्स होते हैं उनमें 7 क्वेश्चन आते हैं और 5-4 करने होते जी हैं। जी। सो ये पंजाबी और रीजनल लैंग्वेजेस में शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे या 16 16 नंबर नंबर का। का है। ठीक तो ये है। डिफरेंस है यहाँ पे। हाँ, चलिए अब पेपर अटेम्प्टिंग जी जी। टेक्निक पे थोड़ी सी अब आप बात पेपर, कर दें। अब मैं थोड़े क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि पंजाबी में समटाइम्स हमने क्लासिकल शायरी, हाँ क्लासिकल शायरी की बात बार इसलिए कर रहा हूँ कि वो एस्पायरेंट्स चूँकि पहले पहले टॉपिक्स होते हैं तो वो ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, समझ ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो क्लासिकल शायरी में हमने सीधा सीधा पढ़ा होता है कि सी हरफी शायरी जो है ना वो बाबा बुल्ले शाह की सी हरफी शायरी है, या उसके नीचे हमने वो सारी चीज़ें देखी होती हैं। लेकिन पेपर में वो अक्सर पूछ लेता है कि बाबा फरीद दे या शाह हुसैन दे वहदतुल वजूद दे नज़रिए होते चानन पाओ, या इवन के 2022 का जो पेपर है वो मेरे सामने भी खुला हुआ है। तो उसमें उसने ये पूछा, अब हमने सुल्तान बाहू का जो उसकी उनकी जो बुक है और उनकी जो शायरी है उसका वेरवा किया हुआ, उसको याद किया ठीक है। कि उसमें उन्होंने वादुल वजूद की बात की, इंसानी के दर्स ये। अब उन्होंने क्या पूछ लिया, 18वीं सदी दे सियासी हालात ते बुल्ले शाह ने सुल्तान बाहू दी फिक्र नू किवें मुतासर किया, वेरवा करो। अब मतलब बिल्कुल उस टाइम की करंट सिनेरियो में वो बात पूछ रहा है ठीक है। कि उस टाइम के जो 18वीं सदी के जो हालात थे उसमें बुल्ले शाह ने सुल्तान बाहू दी फिक्री नू, बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू का आपस में उन्होंने बताना था कि किस तरह। ओके। ठीक है, तो इसमें फिर आपने करनी बात वही है जो आपने याद की हुई है। ठीक है, बात वही करनी है, लेकिन पहले आपने बुल्ले शाह का बताना है कि बुल्ले शाह ने ये टॉपिक्स, उनकी जो शायरी का मरकज़ था, ओके। उनके ये मौज़ूआत थे, उनके वहदतुल वजूद, इंसानियत का दर्स, ये मतलब मौज़ूआत थे। उसके बाद जब हमारे पास सुल्तान बाहू आए, उन्होंने भी इन टॉपिक्स को लिया। ठीक है, तो फिर हम उसमें बात कर लेते हैं कि फार खरूर ते तकबर दी निंदिया, निंदिया होती है कि उसकी मजम्मत करना। ठीक है। ठीक है, आप ये टॉपिक लिखेंगे ऊपर और नीचे ये नहीं उसको बताएंगे कि 18वीं सदी ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਬੰਦੇ नहीं समझ। पंजाबी थोड़ी समझ आ रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आई, बट आई होप कि जो पंजाबी एस्पिरेंट्स हैं उनको तो अच्छा डेफिनेटली ये अच्छा। बात समझ आ गई तो चले होगी। मैं उर्दू में बात कर लेता हूँ। तो मतलब उसमें ये उस वक़्त के जो बादशाह थे, उस वक़्त के जो जागीरदार लोग थे, वो किस तरह गरीबों को ट्रीट करते थे, किस तरह उनको छोटा समझते थे। ठीक है, तो सुल्तान बाहू ने उनकी जो है ना मजम्मत की है, उसके नीचे वही शेर आप डाल देंगे जो आपने याद किया हुआ है।
ठीक है ना। तो मतलब इस तरह आपने मेजर वही चीज़ें याद रखनी, लेकिन आपने अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग, अपने आंसर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोल्ड कर लेना है। मोल्ड करना है, कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जी बड़ा जी, मैटर करता है। मैटर करता है। तो इसी तरह फिर आप जो है ना वो, और एक और टेक्निक इसमें ये है कि जब आपके सामने पेपर आ जाए और आपने क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, आप देखते हैं कि शायरी में, अब शायरी रट्टा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने रट्टा उसमें लगाना है शायरी में। बिल्कुल ऐसा शायरी के 3 क्वेश्चंस आ गए, तो आप कोशिश करें कि जब आप स्टार्ट में जाते हैं तो ज़ाहिर है आप सुबह भी उसको एक दफ़ा देख के गए होते हैं, पेपर से पहले भी आप अगर सेकंड टाइम आपका पेपर है तो आप 2 घंटे आप उसमें उसको देख रहे होते हैं। तो जाते ही ना जो रट्टे वाली चीज़ें ना, उनकी नोट्स बना लें कि बाबा बुल्ले की शायरी, अच्छा इसमें ये बातें थी, ये बातें थी, ये उसमें ना जो है वो शेर था, जिस तरह शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे ना आपने, जी जी यहाँ पे भी पेज के दूसरे एंड पे, यानी कि आप ये शीट होती है उसके दूसरे एंड पे आप फटाफट लिख लें, ताकि बाद में आपको जब आप लिखने बैठते हैं ना उसको प्रॉपर, तो आपकी जेहन से वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं। अब रट्टा लगाने का नुकसान यही होता है कि वो जल्दी स्किप हो जाता है माइंड से, स्किप हो जाता है। तो आप जाते ही वो चीज़ें लिखना शुरू कर दें। ठीक है। ठीक है। और जदीद शायरी में डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर का मवाते का पैरवा आ गया, तो आपने मवाते के अंदर जितनी भी आपने चीज़ें आपको याद है फटाफट लिख लें। इस तरह क्लासिकल शायरी में बाबा बुल्ले शाह का आ गया, तो आप उसको लिख लें, उसके आगे पोइट्री के 2-3 वो उसके आगे देते जाएँ। ठीक है। तो बाद में जब आप लिखने बैठें तो आप उसको जो है ना वो फटाफट उतारते जाएँ। फिर इसमें जब पेपर आ जाता है, फिर आपने पहले उसका लिखना होता है कि झात भी कहते हैं, झात होता है कि मतलब थोड़ी सी उसका तारुफ देना या ओके। पेपर का, जिस तरह हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। उसका आप थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएं। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरह हम अभी ये बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि 18वीं सदी हालात, जो मैंने पीछे बात की कि बुल्ले शाह दे सुल्तान बाउद फिक्री नु किवें मुतासर की, आप उसमें बताएं कि बाबा बुल्ले शाह दे मौज़ूआत, उसमें आप उनके थोड़े मौज़ूआत लिख लें। अब आपने 16 नंबरों के लिए तकरीबन 13-14 हेडिंग्स बनानी है, जितनी ज़्यादा हो ठीक जितना है। अच्छा है। ठीक है। तो आप उसके मुताबिक उसको कर लें। मतलब बाबा अपने यहाँ पे अपने 2 शायरों का ज़िक्र करना है, तो पहले आप उसको बता लें बाबा बुल्ले शाह को, ठीक है? बुल्ले शाह के बारे में बता लें 5 से 6 हेडिंग्स, उसके बाद जो सुल्तान बाहू की बता दें। सुल्तान बाहू को थोड़ा सा लंबा खींच लें, ठीक है। ठीक है? उनकी जो शायरी है उनको थोड़ा ज़्यादा हेडिंग्स में डिवाइड कर लें। तो इस तरह आप जो है ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एंड पे जो है मुक्ति गल मतलब कंक्लूजन। ओके। तो मुक्ति गल पे आप उस पे 3-4-5 लाइंस में वो सारे का कंक्लूजन ड्रा करें, और बस इंशाल्लाह आपके 6 मार्क्स आ जाएंगे। इंशाल्लाह। थोड़ा सा बुक्स के बारे में बता जी दें जी। कि अगर नोट्स बनाते हुए कौन से बुक्स को कंसल्ट करते हैं, बिकॉज अगर एफपीएससी का सिलेबस अगर देखा जाए ना, तो हर एक सब्जेक्ट के नीचे एक लंबी लिस्ट होती है किताबों की, जो कि शायद पॉसिबल नहीं मुश्किल है है। उनको 4 या 5 महीनों में उन किताबों को सबको पढ़ना, और आई डोंट नो कि ज़रूरी होता भी है या नहीं उन सबको किताबों को पढ़ना। तो कौन सी ज़्यादा अहम किताबें जो जिनसे नोट्स बच्चों को बनाने चाहिए? अच्छा, मार्केट्स में जितनी भी बुक्स हैं ना, उसमें कोई भी सीएसएस का पूरा सिलेबस कवर नहीं करती। हाँ। मेन के आपकी मेजॉरिटी मेजर जो बुक्स हैं जो रिकमेंड की जाती हैं, गवाही है, पंजाब रंग है, इसी तरह लाला दी पंड है, ठीक है। और इसी तरह अदबी पेंडे हैं, लेकिन वो सिलेबस को उस तरह से कवर नहीं करती हाँ, जितनी एक रिक्वायरमेंट। चंक आपने एक बुक से लेना होता है तो जी जी, दूसरा ऐसा ही है। दूसरे बुक से। जी। तो लेकिन एस्पायरेंट्स के लिए अच्छी बात यह है कि अभी नोवा के प्लेटफॉर्म से एक बुक पंजाबी की लिखी जा रही है जो कि जी जी इन बिल्कुल। सब को कवर करेगी, और वो बुक पढ़ने के बाद एस्पायरेंट्स को कोई भी 4-5 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बुक पढ़ लेंगे, वो अकॉर्डिंग टू पेपर उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इंशाल्लाह। तो वो जो है ना इन सारी बुक्स का एक वो अच्छा सा है। लेकिन मेजर जो मैंने आपको बता दी कि मार्केट्स में जो है अगवाई है, लाला दी पंड है, ये पंजाब रंग है, तो इन बुक्स से जो आपने मुख्तलिफ कई तरह से, कई बुक से आपको वो टॉपिक्स अच्छा समझ नहीं आ रहा होता, कई ने मुश्किल पंजाबी लिखी होती है, और जो नोवा की वो मैं खुद पब्लिकेशन उसमें देख रहा हूँ, तो उसमें ये है कि आप वो जो पंजाबी वहाँ पे है ना वो सिंपल पंजाबी है, ओके। मतलब जो लिख के आपको एग्जामिनर में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और आपको भी वो चीज़ें कुछ समझ आ रही होगी, मतलब मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज़ किए गए उसमें। तो मेरे ख्याल में ये, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक हुस्न होता है लिखारी का या किसी भी बुक का, कि वो बिल्कुल। आसान और आम फैम में लिखी जाती है, कि आम से आम बंदा भी इसको पढ़ सके। तो बुक्स यही हैं, इनसे कंसल्ट करना चाहिए पेरेंट्स को। इसके अलावा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कम ही है, क्योंकि पंजाबी उर्दू या इंग्लिश की तरह उस तरह वास्ट उस पर काम नहीं किया गया, तो इसलिए
जदीद शायरी तो आपको मिल जाती है क्योंकि ये बहुत पुराने हैं बुज़ुर्ग, सूफ़ी बुज़ुर्ग। लेकिन जदीद शायरी में जो लोग हैं या इवन नसर पे जितना काम है वो आपको उसमें नहीं, और उसके लिए आप बुक्स को ही कंसल्ट करना पड़ता है। हाँ, जहाँ तक बात है आपके सूफ़ी शायरों की, तो वो उनकी जो आपको शायरी मिल जाती है वहाँ से, वो भी, लेकिन फिर आपको देखना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल सुल्तान बाहू की अब्याते बाहू है सीएसएस में, ये बुक का नाम है अब्याते बाहू, ठीक है। तो आपने अब्याते बाहू के ही शेर लेने हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप ओवरऑल सर्च करेंगे तो सारे सुल्तान बाहू के सारे शेर आ जाएंगे, तो आप ये नहीं कि अशार आप उसमें से जो है वो ले रहे हैं, अब्याते बाहू के ही चाहिए। वहीं से लेने जो जी रेकमेंडेड जी, है। तो वो बेहतर है कि आप कोई बुक पढ़ें, उसमें से देखेंगे ब्याते बाहू का। तो इस तरह से, इस तरह आप सोशल मीडिया से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पंजाबी के लिए बेस्ट ये है कि आप बुक से पढ़ें। चलिए, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ दैट नोवा की बुक आ रही है एनी टाइम सून पंजाबी पे। जी जी, तो इंशाल्लाह। इट वुड बी लाइक कि अगर 5-6 किताबें पढ़ने से बेहतर है टाइम सेव करने के लिए, अगर नोवा की एक बुक वो एक बुक पढ़ ली जाए स्टूडेंट्स तो पढ़ लेंगे तो उनका जी जी, अच्छे से प्रिपेयर हो अच्छे से जाएगा। प्रिपेयर हो जाएगा। और जिन बुक्स का आपने जिक्र किया है, तो वो उनके कोई ऑनलाइन पीडीएफ्स वगैरह मौजूद है, या लाइक स्टूडेंट्स हैव टू गो एंड बाय देम इन हार्ड फॉर्म? नहीं, उनके पीडीएफ मौजूद है, पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ भी लेते हैं पीडीएफ में, लेकिन उनमें से फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनका पीडीएफ में अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो ठीक है। पढ़ने में मुश्किल होती है, तो हार्ड फॉर्म में भी ले लो तो अच्छा है, वरना फिर पीडीएफ तो है इसी आज हाँ, वो जो। डिपेंड करता है ना, कुछ स्टूडेंट्स आर मोर कंफर्टेबल विद रीडिंग इन सॉफ्ट फॉर्म, जी जी, कुछ हार्ड फॉर्म में नहीं नहीं, ज़्यादा ये सब पढ़ना मौजूद पसंद है, करते हैं। जी जी, उसमें मौजूद चलिए, है दैट्स पीडीएफ गुड। फॉर्म में ना, ऑनलाइन पढ़ी हुई बुक्स, ठीक है। तो ये अब पढ़ सकते हैं वहाँ से। ऑलराइट, सो सीएसएस 2024 अगले महीने एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स का। तो एक लास्ट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस, कोई सजेशन दे दें उनके लिए। अच्छा, सबसे पहले तो जो एस्पायरेंट्स हैं इस जर्नी के, या वैसे जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ओवरऑल एक बात है। पंजाबी का एक शेर है डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर का, कि नाल हलां पड़ा के सीना, धरती फसल उगांदी है। नाल हलां, हल होता है जो खेती बाड़ी करके हल चलाते हैं, तो मतलब ज़मीन जो है ना वो ऐसे ही नहीं अपने अंदर से ख़जाने उगलती, बल्कि जब उस पे हल चलता है, वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस उस पे होता है, तब वो जाके कहीं पे अच्छी ज़मीन बनती है। तो नाल हलां पड़ा के सीना, धरती फसल उगांदी है, दाने दे 100 दाने देवे, कनक जिस जां दब्बी जांदी है। यानी कि जब एक ज़मीन है, बंजर है या जैसे भी, उस पे हल चलाया जाता है, बार बार चलाया जाता है, तो एक सख्त प्रोसेस से गुजरा जाता है। उसके बाद फिर वो एक दाना उगाता है तो उसके 100 दाने उगते हैं, मतलब कि उस पर इतनी मेहनत होती है, इतना वो अपने आप को इस डिफ़िकल्ट प्रोसेस से गुजारती है, तब जाके कहीं जो है वो एक फ़सल उगती है। तो सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए यही है कि वो मेहनत करें, और आने वाले जो जिनका अभी एग्ज़ाम है, उनके लिए एक ही मैसेज है कि बस अपनी नर्व्स पे काबू रखें, और जो आपने पढ़ा है, जो आपने मेहनत की है, उस पे अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें, और कॉन्फिडेंटली जाके परफॉर्म करें, क्योंकि वो बड़ा अच्छा शेर है कि जिस धज से कोई मकतल में गया, वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो कॉन्फिडेंट रहें और भरपूर तरीके से जाएं, और इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। थैंक यू सो मच मुसब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच, आपका भी, नोवा का भी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। And for all those who are watching, if you like today's episode, do share it with your friends and don't forget to press the like and subscribe button. Until next time, Allah Hafiz.